Hello everyone, welcome back to Commerce Institute. Hope you're doing well. So in this video, we will start a new topic which is meaning of allotment and provisions regarding allotment. And this topic is related to your BCom and MCom syllabus and UGC and NET JRF syllabus as well. So let's get started without wasting any time. First we will discuss about meaning of allotment. कहते हैं an allotment is nothing but an acceptance by the company of the holder over to take its share. After the allotment, the applicant become the member of the company. कि अलॉटमेंट उस कंडीशन को कहा जाएगा जब आपका एक इंडिविजुअल कंपनी के अंदर सिक्योरिटी परचेज करने के लिए एप्लीकेशन देता है और कंपनी उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेती है। तो जब आपकी कंपनी उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करती है तो उस चीज़ को क्या कहा जाएगा? अलॉटमेंट कहा जाएगा। एंड आफ्टर अलॉटमेंट एप्लीकेंटी कंपनी का मेंबर कंसिडर किया जाता है। सो दिस इज मीनिंग ऑफ अलॉटमेंट एंड आई होप दिस इज क्लियर। द नेक्स्ट इज प्रोविजंस रिगार्डिंग अलॉटमेंट कि कंपनी जब सिक्योरिटीज़ को अलॉट करती है तो उसको कुछ प्रोविजंस को, कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है और ये रूल आपके दो टाइप के हो सकते हैं। फर्स्ट, जनरल प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड सेकंड इज स्टैट्यूटरी प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। जनरल प्रोविजंस के अंदर उन प्रोविजंस को इंक्लूड किया जाएगा जो कि आपके हर एक सिचुएशन में यानी कि हर एक कंपनी के ऊपर अप्लाई होंगे। एंड स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के अंदर हर एक कंपनी के लिए अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन कुछ प्रोविजंस बनाए गए हैं। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस जनरल प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्या कहा गया इनके अंदर कि अलॉटमेंट मस्ट बी मेड बाय प्रॉपर अथॉरिटीज, कि आपकी अलॉटमेंट एक प्रॉपर अथॉरिटीज के थ्रू होनी चाहिए। प्रॉपर अथॉरिटी मीन्स कि अलॉटमेंट उस पर्सन के थ्रू होनी चाहिए जिसको कंपनी के अंदर शेयर अलॉट करने का राइट है, शेयर अलॉट करने की पावर है। अगर कोई ऐसा पर्सन कंपनी के अंदर सिक्योरिटीज़ को अलॉट करने का काम करता है जिसको इस तरीके का कोई भी राइट नहीं है, पावर नहीं है, तो इस अलॉटमेंट को हम इनवैलिड या फिर वॉइड अलॉटमेंट कहेंगे। देन सेकंड इज अलॉटमेंट मस्ट बी मेड विद इन अ रीजनेबल टाइम, कि आपकी अलॉटमेंट एक रीजनेबल टाइम के अंदर होनी चाहिए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग रीजनेबल टाइम को मेंशन नहीं किया गया है। आपकी अलग अलग सिचुएशन के ऊपर वेरी करता है कि कंपनी सिक्योरिटीज़ को अलॉट करने का रीजनेबल टाइम कितना रखती है। नॉर्मली आपके सिक्योरिटीज़ का अलॉटमेंट टाइम आपके प्रोस्पेक्टस के अंदर ही लिखा हुआ होता है, लेकिन आपका जो ये रीजनेबल टाइम है इसके लिए कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बनाया गया। अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस, अकॉर्डिंग टू कंडीशंस आपके रीजनेबल टाइम को कंसीडर किया गया है, लेकिन आपका रीजनेबल टाइम 5 to 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। द नेक्स्ट, अलॉटमेंट मस्ट बी कम्युनिकेटेड, कि जब सिक्योरिटीज़ की अलॉटमेंट किसी इंडिविजुअल को कर दी जाती है, किसी पर्सन को कर दी जाती है, तो कंपनी को मस्ट है कि वो उस अलॉटमेंट की इंफॉर्मेशन सामने वाली पार्टी को दे। जब तक वो इंफॉर्मेशन एप्लीकेंटी को नहीं दी जाती, कंपनी ने जिस सिक्योरिटी की अलॉटमेंट की है उसे हम पूरा नहीं मानते। अलॉटमेंट को किस कंडीशन के अंदर पूरा माना जाएगा? जब आपकी अलॉटमेंट की इंफॉर्मेशन एप्लीकेंटी को दे दी जाती है। लास्ट इज अलॉटमेंट मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड कंप्लीट, कि आपकी अलॉटमेंट ठीक उसी तरह उन्हीं प्रोविजंस को फॉलो करते हुए की जानी चाहिए जिस तरह के प्रोविजंस आपके प्रोस्पेक्टस के अंदर दिए गए हैं। अगर उन टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं किया जाता, उसके अंदर कोई भी चेंज किया जाता है विदाउट द कंसेंट ऑफ एप्लीकेंटी, तो वो अलॉटमेंट आपकी वॉइड या फिर इनवैलिड अलॉटमेंट कहलाई जाएगी। तो ये हैं आपके जनरल प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। द नेक्स्ट इज स्टैट्यूटरी प्रोविजंस ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट।
कि कुछ कंपनीज एक्ट के थ्रू प्रोविजंस है जो कि कंपनी को फॉलो करने पड़ते हैं जब वो किसी सिक्योरिटी को अलॉट करती है। तो फर्स्ट है इसके अंदर मिनिमम सब्सक्रिप्शन एंड एप्लीकेशन मनी, कि आपकी कंपनी को शेयर अलॉट करने से पहले मिनिमम सब्सक्रिप्शन को गेट करना कंपलसरी होता है। अगर कोई कंपनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन की अमाउंट को गेट करना रिसीव करने के अंदर फेल हो जाती है तो वो कंपनी उन सिक्योरिटीज़ को अलॉट नहीं कर सकती। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपका कौन सा है? देखिए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन के अंदर आपके उस अमाउंट को इंक्लूड किया जाता है जो कि आपके कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए ज़रूरी होती है। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन के अंदर आपकी कौन कौन सी अमाउंट को इंक्लूड किया जाएगा? कंपनी ने जो प्रोस्पेक्टस प्रिंट कराने के लिए और उनकी पब्लिकेशन कराने के लिए कोई भी एक्सपेंसेस किया है, या फिर कंपनी ने इनकॉर्पोरेशन के समय या प्रोस्पेक्टस को इशू करते समय अंडर राइटर को जो कमीशन दिया है, या फिर इन दोनों अमाउंट को पे करने के लिए कोई लोन लिया है, तो उस लोन की हमें क्या करनी पड़ेगी? पेमेंट करनी पड़ेगी। एंड कंपनी को अपनी वर्किंग कैपिटल के लिए भी कुछ अमाउंट चाहिएगी। तो इन सब चीज़ों के लिए जितनी अमाउंट की एक कंपनी को ज़रूरत पड़ती है वो ही कंपनी का क्या होगा? मिनिमम सब्सक्रिप्शन होगा, कि आपकी कंपनी जितनी शेयर कैपिटल को इशू करती है उस शेयर कैपिटल में से कम उतना आपका अमाउंट के लिए एप्लीकेशन आना चाहिए जो कि इन सभी अमाउंट को पे करने के लिए ज़रूरी है। सो जब एक कंपनी इतनी अमाउंट को गेट कर लेती है तो कहा जाएगा आपकी मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या हो गई है? गेट हो गई है। सो इस मिनिमम सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग कुछ रूल्स हैं, कुछ प्रोविजंस हैं जिनको कंपनी को फॉलो करना होगा। क्या रूल्स और प्रोविजंस है वो? फर्स्ट आपका है ओनली कैश अमाउंट, कि आपकी मिनिमम सब्सक्रिप्शन के अंदर सिर्फ उस अमाउंट को इंक्लूड किया जाएगा जो कि आपको कैश की फॉर्म में मिलती है। अगर आपको कोई अमाउंट काइंड की फॉर्म में मिल रही है, यानी कि किसी मशीनरी को कोई सेलर पे करा उसके बदले में उसको शेयर इशू किए जा रहे हैं, तो इस तरीके के शेयर के अलॉटमेंट को मिनिमम सब्सक्रिप्शन के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। आपकी ओनली कैश अमाउंट जो कि एप्लीकेशन के लिए हमें रिसीव हुई है उसी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन के लिए ऐड किया जाता है। देन सेकंड इज अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन, कि आपकी जो अमाउंट एप्लीकेशन के ऊपर पेबल है वो कितनी होनी चाहिए। आपके कंपनी के द्वारा इशू किए गए शेयर्स की फेस वैल्यू का कम से कम 5% हमें एप्लीकेशन मनी के रूप में इंडिविजुअल से मंगाना चाहिए। फॉर एग्जांपल, कंपनी ने 10 रुपये के शेयर्स को क्या किया है? इशू किया है, तो इसका 5% यानी कि 0.5 रुपये आपके कंपनी की शेयर एप्लीकेशन के रूप में मिनिमम अमाउंट मंगाई जानी चाहिए। द नेक्स्ट, डिपॉजिटिंग एप्लीकेशन मनी इन अ स्टैंडर्ड बैंक, आपकी कंपनी ने जिस बैंक को ऑथराइज किया है, जिस बैंक को फिक्स किया है, उस बैंक के अंदर आपके एप्लीकेंटी को जितने भी उन शेयर्स को परचेज करने के लिए इंटरेस्टेड पर्सन है सभी को उस स्टैंडर्ड बैंक के अंदर उस एप्लीकेशन मनी को डिपॉजिट कराना होगा। एंड ये एप्लीकेशन मनी आपकी जब तक कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का लेटर नहीं मिल जाता कंपनी को, वो विड्रॉ नहीं कर सकती। देन फोर्थ पॉइंट, रिटर्निंग द एप्लीकेशन मनी, अगर आपकी कंपनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन को गेट करने में, रिसीव करने में फेल हो जाती है तो आपकी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उस मनी को जितनी भी उस कंपनी के लिए एप्लीकेशन के रूप में आई है सभी इंडिविजुअल को रिटर्न कर दें। अगर कंपनी प्रॉपर टाइम के अंदर इस मनी को रिटर्न नहीं करती तो कंपनी को उस प्रॉपर टाइम के बाद 6% इंटरेस्ट के साथ उस मनी को रिटर्न करने की लायबिलिटी होगी। देन फिफ्थ पॉइंट इज फाइलिंग रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस आपके वो प्रोस्पेक्टस हैं जो कि पब्लिकली IPO इशू करने से पहले आपके रजिस्ट्रार को सेंड किए जाते हैं।
देन ये प्रोस्पेक्टस आपके फाइल करने मस्ट होंगे। देन सिक्स्थ पॉइंट इज ओपनिंग द सब्सक्रिप्शन लिस्ट, कि जब आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी मिल जाता है और आपकी कंपनी को कमेंसमेंट का लेटर भी मिल जाता है, उस कंडीशन के बाद आप क्या करते हो, जिन जिन पर्सन को शेयर्स अलॉट किए जाने हैं या फिर जिन जिन पर्सन से हमें सब्सक्रिप्शन की अमाउंट मिली है उनकी एक लिस्ट बनाते हो। सेवंथ, लिस्टिंग द शेयर्स इन स्टॉक एक्सचेंज, आपको अपनी कंपनी के शेयर्स को किसी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्ट कराना कंपलसरी होता है। एंड जिस स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आप अपने शेयर्स को या फिर अपनी सिक्योरिटीज़ को लिस्ट करा रहे हो उसकी इंफॉर्मेशन आपको कंपनी के आईपीओ या फिर प्रोस्पेक्टस के अंदर देनी कंपलसरी होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज टॉपिक। In this video, we will discuss meaning of allotment and provisions regarding allotment. And I hope this is clear. If you have any query about this topic, you can ask down below in the comment section, and don't forget to hit the bell icon so you will have all the notification from Commerce Institute. Thank you for watching the video.